Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So स्टूडेंट्स, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे हमारी क्लास में आर्चेस के बारे में, जिसमें हमने 3 इंच आर्च को कंप्लीट कर दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा 2 इंच आर्च। तो अगर आपको 2 इंच आर्च याद हो किस तरह से बनता था, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं हमारे ब्रिज इंजीनियरिंग के भी लेक्चर में, और यहाँ आर्चेस के इनिशियली जो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था एज पर शेप, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में बता दिया था 2 इंच आर्चेस के बारे में। तो इसमें हमें 2 सपोर्ट्स पर यानी कि स्प्रिंजर्स जो हैं इसके, वहाँ क्या मिल जाएंगे, हिंजेस मिल जाएंगे, जो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी का नाम था। और क्राउन पर, लेकिन यहाँ पर क्राउन जो सी टॉप मोस्ट पोर्शन है, वहाँ हमें कोई भी हिंज नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिएक्शंस की कौन कौन सी जनरेट हो सकती है लोडिंग की कंडीशन में, मैक्सिमम रिएक्शन देखो, एक वर्टिकल ए सपोर्ट पर, एक वर्टिकल मेरी बी सपोर्ट पर, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगी एक सपोर्ट पर, एंड हॉरिजॉन्टल बी सपोर्ट पर हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस या फिर अननोन फोर्सेस, बेसिकली मेरे लिए क्या रहते हैं, अननोन फोर्सेस, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। कितने हैं वो, 4। ओके, उसके बाद मेरे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी रहती है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे पास पता है, मेरे को 3 है। समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स है 0, मोमेंट अबाउट है 0.0, एंड ऑल द वर्टिकल फोर्स है 0। यानी कि मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। तो हमारे पास एक टर्म होती थी जिसे मैंने शुरू में इनिशियली समझाया था, जिसे हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इन डिटरमिनेसी, जिसे हम ds से डिनोट करते, जिसकी वैल्यू हो जाती थी नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन फोर्सेस, रिस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट, उसमें से हम अवेलेबल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को माइनस करते थे। तो मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स हैं 4, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 3। तो इंडिटरमिनेसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, 1 आ जाएगी। और जो 1 है ना, ये एक्स्ट्रा 1, यही मेरा क्या है, रिडंडेंट फोर्स है। ठीक है, यही क्या है मेरा इनडिटरमिनेट यानी कि रिडंडेंट फोर्स है, यानी कि वो वाला फोर्स जिनको मैं इन 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सोल्व नहीं कर पाऊंगा। इनसे मैं सिर्फ 3 फोर्सेस निकाल पाता हूं, क्योंकि मेरे पे इक्वेशन 3 अवेलेबल है, तो 3 फोर्सेस के बारे में वैल्यू निकाल पाऊंगा। एक फोर्स मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाली, बताया कि एक ही इंडिटरमिनेट फोर्स है। अब इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, वी नीड एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए। तो ये कहां से लाएं, तो हमारी ऑफलाइन जो लेक्चर्स चलते हैं कॉलेज में, उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। एक मेथड था स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और उसके अंदर भी हमने पढ़ा था मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, हमने एक मेथड का नाम पढ़ा था जिसका नाम था मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आई बिलीव कि आपने ऑलरेडी अब तक ये मेथड पढ़ लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम इंटरवल निकल चुका है इस सेमेस्टर का। और अगर नहीं भी पढ़ा, हालांकि मैंने ऑफलाइन क्लासरूम में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में 2-3 बार बता चुका हूँ, और काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस भी कर लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही मेरा ये वाला सिलेबस पूरा होता है इसका, उसके बाद मैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स के ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी U है, ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी U है, तो आप क्या करेंगे, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर उस रिडंडेंट के साथ में। रिडंडेंट मेरा कौन है, ये H है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जब यहाँ पर आप समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 की इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे, तब HA बराबर HB वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैंने डायरेक्टली H से डिनोट किया, जो कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था इसके बारे में। 3 इंच आर्च में भी यही सेम टर्म हमने निकाली थी, तो वो तो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, इनकी वैल्यू बदल सकती है, प्रोसीजर बदल सकता है, किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन
अल्टीमेटली है तो भाई एच ही है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलती है कि एक रिडंडेंट की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू के लिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू 0 क्यों आती है, आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो लिखें मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम। लेट मी चेक माय माइक। ओके, इट इज वर्किंग। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही थी कि आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी थी उसके लिए एक रिडंडेंट की वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी का क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू उस रिडंडेंट की यही होगी। ये एच मेरा क्या है यहाँ पर, वो रिडंडेंट फोर्स है। ओके, अब वैल्यू देखो 0 क्यों हुई। अज्यूम कीजिए आपके पास इस तरह से कर्व चल रहा है कोई, अपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा। तो अज्यूम कीजिए आपके पास इस तरह से कर्व चल रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। स्ट्रेन एनर्जी के लिए कर्व इस तरह से बन गया। ओके, अब स्ट्रेन एनर्जी के लिए कर्व बना तो इसमें मेरे को कितने पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर देखो, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए, ये थोड़ा इधर है। ओके, तो हर पोर्शन के लिए, ये पोर्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इन 5 पोर्शन में आपको कुछ जगह मैक्स वैल्यू दिख रही है, बढ़ती हुई वैल्यू दिख रही है, कुछ जगह कम वैल्यू दिख रही है, या फिर अगेन वैल्यू बढ़ गई, या अगेन वैल्यू कम होगी, अगेन वैल्यू बढ़ गई। तो जो इंडिविजुअल पोर्शन वाला आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं, भूल गए होगे, इतना टाइम हो गया। तो इंडिविजुअल पोर्शन के यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर, एक लोकल पोर्शन के अंदर, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती थी, उसे हम क्या बोल देते थे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, राइट। और ओवरऑल जो हमारा फंक्शन चल रहा है उसके अंदर जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाती थी उसे हम क्या बोल देते थे, ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा कह देते थे। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पूरा जो फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाती थी, सिर्फ उसके एक सेगमेंट में। अब यहाँ आप देखो, हमारे पास किसी भी चीज का डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है, जो ढाल, स्लोप आप बोलते हो, इस तरह से किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल के साथ बनाने वाला एंगल, कोई लाइन आपने ड्रॉ की, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल ही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो आपने क्या किया, इस तरह से स्लोप बनाते गए। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब आपने क्या लिया, स्लोप बनाते गए, और जैसे ही टॉप पॉइंट पर यहां आते हो तो स्लोप क्या हो जाता है, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। क्योंकि इधर देखो, ये पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव स्लोप थीटा हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो पॉजिटिव स्लोप से इस तरह से ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो बीच में कोई जीरो तो होगा, न्यूट्रल वैल्यू तो आई होगी। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या आती है हमारे पास, जीरो वैल्यू। तो इसलिए जब हम डिफरेंशिएशन को जीरो कर देते हैं, या फिर डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं, वहां क्या आता है, या तो मैक्सिमा आता है या फिर मिनिमा आता है। क्योंकि आप हर जगह देखें, यहाँ भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इनके स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो। हर जगह स्लोप जीरो, तो वह या तो वहां मैक्सिमा होगा या फिर वहां मिनिमा होगा। तो हमारे को इतनी ज्यादा इसमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इतना डिटेल में नहीं बताना होता कि लोकल मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा कितना आता है, इसलिए हम सिंपली उसका स्लोप लेके वैल्यू कर देते हैं जीरो। स्लोप जीरो हो गया तो अज्यूम कर लेते हैं, बाय क्वेश्चन हमें वो खुद ही इतना बता देता है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों में से एक ही चीज पूछता है क्वेश्चन के अंदर, और ऑटोमेटिकली फाइनल वैल्यू भी वही आती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर स्लोप का लेके पार्शियल डेरिवेटिव किया, जिससे हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू हो जाती है और अल्टीमेटली जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी के फंक्शन में यहाँ पर कहीं वैल्यू मिनिमम हुई होगी, उसके लिए एक इकलौता रिडंडेंट ऐसा आएगा। ठीक है, एक एच की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए यहाँ पर आप स्लोप लोगे उसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि वैल्यू मिनिमा कर जाएगा। एक ही पॉइंट आता है, क्योंकि जी एक तरह की ये टेंजेंट है, एक तरह की ये टेंजेंट है, और टेंजेंट आपको पता है हर पॉइंट की इंडिविजुअल होती है अपनी। तो एक इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर एक एच की वैल्यू, वहां पर एक इंडिविजुअल टेंजेंट, उसके लिए स्लोप जीरो, और वहां पर आगे मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी लगा के उस स्ट्रेस फंक्शन की हमने वैल्यू निकाल ली।
ठीक है, इसलिए हम 0 कर देते हैं यहाँ पर। अब चलिए हमारे काम पर चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल था। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने 0 ही क्यों किया। ठीक है, कि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी करके हमने पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 क्यों किया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या चाहिए, इन VA, VB, HA और HB की वैल्यू। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। और एक चीज आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो टू हिंज आर्च होता है, दैट माई टू हिंज आर्च इज ए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल डिग्री। ठीक है, इज ए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल डिग्री। आप स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी लिखोगे, अकेली इंडिटरमिनेंसी नहीं लिखोगे, काइनेमेटिक के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। ऑफ सिंगल इंडिटरमिनेंसी विच हैज one redundant force which we will solve by the method of minimum strain energy। और मेथड ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी के नीचे ये लिख देना आप। ठीक है, नोट्स अपने हिसाब से बनाया करो जिनको आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, मैं तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख देता हूँ जहां जगह मिल जाती है। चलो अब इवेल्युएशन करते हैं इनका, किस तरह से हम सोल्व करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा इरेज कर दिया मैंने। अब सिंपली 10 सेकंड के लिए आगे स्किप कर दो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। 10 सेकंड भी क्यों खराब करने। ठीक है, आपको अगर थ्री हिंज या आर्च याद हो तो स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शंस निकालते थे, राइट। सबसे पहला हमारा काम क्या हो जाता था, वर्टिकल रिएक्शंस को निकाल देना। वर्टिकल रिएक्शन हम कैसे निकालते थे, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 करके और समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, या तो ए पॉइंट होगा या फिर बी पॉइंट होगा। मैंने स्लैश लगाकर बताया, या तो ए के रिस्पेक्ट में ले लो या बी के रिस्पेक्ट में ले लो और कर दो 0। ठीक है, इन दोनों को निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, VA और VB की वैल्यू को आप इवेल्युएट कर पाते हो इस मेथड से। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए स्टेप 2 के अंदर, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर आपको थ्री हिंज आर्च में याद हो तो हम कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 करके और ऑल द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट C जो कि एक हिंज था उसके अबाउट 0 करके कर देते थे थ्री हिंज आर्च में। लेकिन ये थ्री हिंज आर्च तो नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन तो लग नहीं सकती। इसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। तो अब यहां पर आप मेथड ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी को एवेल्युएट करोगे, क्या लगाओगे, डेल्टा U अपॉन डेल्टा H बराबर कर दोगे 0। तो यहाँ पर HA बराबर HB बराबर H तो आ जाएगा। अब इतने समझदार तो हो, आपको पता है कि ये सब वैल्यूज कैसे निकल जाएंगे, तो इनके बारे में मैं बताकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मेरा ना आपका। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको मैं डिटेल में बताकर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अगर नहीं समझ आता तो। ठीक है, यहां देखिए हमारे पास ये आ गई रिएक्शन एक। अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी। डेल्टा U बाय डेल्टा H इक्वल्स टू 0 तो लिख दिया, लेकिन ये U डेल्टा यानी कि मेरी स्ट्रेन एनर्जी है क्या। तो आपको बता दूं, स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग फोर्सेस की वजह से लगती है, अलग अलग स्ट्रेस फंक्शन की वजह से लगती है हमारी। इसके बारे में डिटेल लेक्चर भी हम बताएंगे लास्ट में जब हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी एक बार थोड़ा सा कोप अप करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। चार तरह के फोर्सेस से लगती है हमारी, एक तो फ्लेक्सर में यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से, एक एक्सियल में यानी कि एक्सियल फोर्सेस की वजह से, एक हमारी लग जाएगी टोर्जन में, टोर्जनल फोर्सेस की वजह से, और एक मेरी हो जाएगी शियर में। ठीक है, तो जो मेरा टू हिंज आर्च है ना, मेरा टू हिंज आर्च है, उसमें जो प्रीडोमिनेंट फोर्स रहेगा वो रहता है मेरा फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग मोमेंट। और यहां मैं शियर और एक्सियल के कारण, क्योंकि ट्विस्टिंग तो आएगी नहीं, ट्विस्टिंग के लिए हम अभी 2D स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और ट्विस्टिंग कब आती है, टॉर्जनल मोमेंट आता है हमारा 3D केस के अंदर। अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने ट्विस्टिंग कब जनरेट की थी, जब हमने 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस किया था। अभी तो हम 2D देख रहे हैं सिर्फ। तो हमारे पास या तो क्या आएगा, शियर, एक्सियल और बेंडिंग आ सकती है। उसमें से शियर और एक्सियल के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी ना, जो स्ट्रेन जनरेट होंगे, जो फोर्सेस जनरेट होंगे, जो स्ट्रेस फंक्शन होंगे,
वो क्या होंगे हमारे, नेग्लिजिबल। ठीक है, बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। तो प्री डोमिनेंट फोर्स मेरा कौन सा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर। तो इसके कारण आने वाली जो स्ट्रेन एनर्जी होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर की वजह से लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मोमेंट की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से एम एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 2EI। और सेक्शन क्योंकि मेरा 0 से L लेंथ तक रहता है, अब स्पैन इसमें 0 से L, यानी कि जो मैं आर्च बना रहा था इस तरह से, काफी अजीब सा आर्च है, सही नहीं बना लेकिन ठीक है, समझने के लिए इनफ है इतना। ठीक है, स्पैन के लिए क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए बी, कहीं एक जगह से मैंने स्पैन ले लिया, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये x इक्वल टू L लेंथ हो जाएगी। तो उसके बारे में दे रखा है। और ये mx ऐसे नहीं है कि m और x अलग मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, m डॉट x करके लिखा हुआ है, ये m की सबस्क्रिप्ट में x है। यानी कि कोई सेक्शन आप xx ले रहे हो, उसके लिए लगने वाले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेक्शन xx पर कितनी होगी, m के सबस्क्रिप्ट में, यानी कि इसके पैरों में x लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ही टर्म है, दिस mx इज ए सिंगल टर्म। ओके, इतना समझ गए आप कि हमने एक तो नेग्लिजिबल होगी शियर और एक्सिल की वजह से, लगी किसकी वजह से, हमारी सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग की यानी कि फ्लेक्सर की वजह से। उसके लिए इक्वेशन हमारे पास आती है u इक्वल्स टू 0 टू L mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ओके, स्ट्रेन एनर्जी में डिटेल में भी कराऊंगा कभी आपको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, सिंपली इसको थोड़ा सा बैक करो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब मेरा जो आर्च बन रहा था, आर्च की बजाय क्या बोलूंगा मैं, 2 इंच आर्च, डिटेल में बोले ना, 2 इंच आर्च जो बन रहा था, उसके अंदर कौन कौन सी मेरे पास रिएक्शंस आ रही थी, VA VB, और इन दोनों को H से डिनोट कर दूं मैं एक बार। ठीक है, इन दोनों को किससे डिनोट कर दिया मैंने, H से डिनोट कर दिया। अब हमारे को जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, कोई सेक्शन लो, XX सेक्शन कट कर दिया, अज्यूम कर लिया इस XX सेक्शन की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी सपोर्ट ले लो जो आपका मन करे, वहां से डिस्टेंस है x। अब क्योंकि पैराबोलिक आर्च है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y, और y के लिए आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर लिखवा रहा हूँ, बार बार इसलिए लिखवाता हूँ याद हो जाए, अपने दिमाग में फिट हो, ऐसे रटना नहीं, अपने आप आने दो बस इसे दिमाग में। 4h अपॉन एल स्क्वेयर एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ये x डिस्टेंस है तो बची हुई कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस की बात चलती है। तो ये मेरे पास y की इक्वेशन बन जाती है कुछ। ओके, इस तरह से पैराबोलिक आर्च के लिए दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें h क्या है मेरा, राइज, h इज माई राइज। ओके, तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी के लिए इस mx की इक्वेशन लिखने, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इस xx सेक्शन पर लिखना है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे निकाल सकता हूं मैं, VA लग रहा है, इसको देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज को मान लेते हैं पॉजिटिव। इस तरह से लिख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड से बनाना चालू किया, क्लॉकवाइज को हम मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो अदर साइड से हमारे राइट हैंड साइड से ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरा साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, राइट, एक तरह से सैगिंग करने की कोशिश करें और सैग को हम पॉजिटिव मानते हैं, बीम से थोड़ा सा कंपैरिजन करो तो हम इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां पर देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, VA मल्टीप्लाई बाय x, राइट, इसको पॉजिटिव माना है, और माइनस का क्या हो जाएगा, h इंटू वाई। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास VAX HY। तो mx की मेरे पास वैल्यू आ गई मोमेंट की सेक्शन XX पर। अब मैं अगेन इक्वेशन लिखूंगा इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी की। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे को क्या लिखना है, mx की जगह अब क्या लिखूंगा, VAX माइनस HY, उसका करना है आपको होल स्क्वायर dx अपॉन में 2EI और 0 से L। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना VAX, ये इसको क्या मानकर चलते हैं कि ये तो हम वैल्यू निकाल ही लेंगे। ठीक है, VA की वैल्यू आपको पता है, हम इवेल्युएट कर ही लेंगे। एग्जांपल आपको दे देता हूं कि इसके ऊपर अगर लग रहा होता UDL, हाथों हाथ एग्जांपल से समझा रहा हूं, UDL लग रहा है
W किलो न्यूटन पर मीटर का VA वर्टिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो करके। समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो करूंगा, W इंटू एल नीचे की ओर लग रहा है पॉजिटिव माना, तो ऊपर की ओर लगने वाली रिएक्शन को मानना पड़ेगा नेगेटिव। VA VB दोनों नेगेटिव लग रहे हैं, बराबर हो जाएंगे जीरो। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आई। सेकंड इक्वेशन क्या कर दूंगा, समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट B जीरो कर दूंगा, तो VA इंटू एल पॉजिटिव मोमेंट हो जाएगा, इधर से VA इंटू एल देखो पॉजिटिव मोमेंट, और ये UDL इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव मोमेंट मानना पड़ेगा। तो UDL लग रहा है W टोटल डिस्टेंस L के ऊपर बन गया लोड, उसका CG हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से देखो आपके पास अगर अदर साइड लेके जाओगे तो इस तरह से कट हो जाएगा, और VA की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, WL/2 आ जाएगी। VA WL/2 है तो VB भी कितना आ जाएगा, WL/2। तो हाथों हाथ मैंने इसकी वैल्यू निकाली। तो एक हिसाब से मेरे पास अगर एक क्वेश्चन दे दिया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो मेरे पास ये मेरा VA क्या हो गया, मैं इसको बोल सकता हूँ एक तरह से मेरा कांस्टेंट है ये, ठीक है। VA मेरा क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, तो ये टर्म तो मेरी गायब होगी। और जो x है मेरा, ठीक है, यहाँ पर x रहने वाला है, वो सेक्शन के साथ वेरी कर रहा है, और इस x की डिस्टेंस हमने दे ही रखी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइप अज्यूम किया है ना इसको मैंने, VAX को, तो इसकी जगह एक सिंगल टर्म ले रहा हूँ, VA और x का मल्टीप्लाई की जगह एक सिंगल टर्म ले रहा हूँ, उसे मैं डिनोट कर देता हूँ M से, ठीक है। इसे किसे डिनोट कर देता हूँ, M से। अलग अलग बुक में अलग अलग बुक तरीकों से डिनोट करते हैं, आप चाहे A डिनोट करो, B डिनोट करो, जो आपका मन है, अल्फा बीटा गामा म्यू, जो इसको डिनोट करना है ना वो कर दो, लेकिन M को लिख जरूर देना कि M इक्वल्स टू VAX। वी आर कंसिडरिंग दिस होल टर्म एज ए सिंगल टर्म, तो ये हो जाता है M माइनस एच वाई। एम एक्स की टर्म कितनी हो जाती है, M माइनस एच वाई। अब एक और कैच यहां पर क्या आता है, देखो ये जो dx है ना, ये dx जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ये आता है बीम्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ बीम के लिए, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर नहीं करते, सिंगल लाइन डायग्राम में काम चलाते हैं। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो मोशन हो रहा है, बीम कैसी होती है, इस तरह से सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर काम चल रहा है dx के अंदर, तो वहां पर तो हम स्ट्रेन एनर्जी की ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन मेरा आर्च देखो किस में है, हॉरिजॉन्टल में भी है, यानी कि dx का भी मेरे को इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा, और वर्टिकल में भी यानी कि dy इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा। तो आपको अगर थोड़ी सी मैथ्स याद हो 11 12 की, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे, डेरिवेटिव्स लेते थे, अगर आपको टू डायमेंशनल वहां पर वेरिएशन आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल dx dy दोनों, तो आपको dx की जगह स्ट्रेन एनर्जी का वेरिएशन dx की जगह आप क्या करना पड़ेगा, ds इन दी फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ एरिया, क्योंकि अब क्या लोगे, रिब का एरिया लोगे, यहाँ पर इस रिब का एरिया लोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds। अब dx की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टर्म मेरी ds यूज करनी पड़ जाएगी। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन एक बार बन के आएगी, ये, और vx की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा m यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई ये वाली, ठीक है। इतनी इक्वेशन बनी, यहां तक समझ गए होगे आप। चलिए बाकी सब इरेज कर रहा हूं एक बार मैं, बाकी सब कुछ इरेज कर दिया एक बार मैंने। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने इसलिए यहां पर लिखी है कि यहां पर जो y है ना वो आपको मिल जाएगा, तो y का वैल्यूएशन भी कैसे कर सकते हो आप, इधर से कर सकते हो। अभी तक तो देखो y की अगर आप टर्म रखते भी, वो भी किसके फंक्शन में आ रही है, x के फंक्शन में। m की टर्म रखते हो, m इक्वल्स टू VAX, तो वो भी किसके फंक्शन में आ रहा है, x के फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर dx आना चाहिए, तो dx की जगह तो हमारे को ds मिला हो, क्योंकि हम एरिया का एवेल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ds का इवैल्यूएशन देखो कहाँ होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, डेल यू बाय डेल एच, रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एच करते हैं, इस इक्वेशन को करेंगे। तो डेल यू बाय डेल एच कैसे करोगे, फंक्शन का स्क्वायर लगा हुआ है, अगेन 0 से l, एक मिनट कलर मैं चेंज कर रहा हूं,
0 से L तो रहेगा ही, ओके। उसके बाद अब पूरी टर्म का इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस एच वाई, ठीक है। पूरी टर्म का ले लिया, अब अंदर वाली टर्म्स का लेना, तो डेल m बाय डेल एच तो क्या हो जाएगा 0, और डेल बाय डेल एच ऑफ माइनस एच वाई क्या हो जाएगा, इसमें y तो आ जाएगा बाहर, माइनस भी आ जाएगा बाहर, रहेगा h, डेल एच बाय डेल एच कितना हो जाएगा 1, बेसिकली माइनस वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस वाई से, लास्ट में ds अपॉन 2ei, ठीक है। चलो अब इसे और इनको क्या कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। इस पूरी टर्म को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। यही मेरी मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम है, और कोई ज्यादा माथा मारने वाली चीज है नहीं। बेसिक मैथ आती है तो क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। चलो इवेल्युएशन करते हैं आप। सबका अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2 से 2 कट कर दिया, कांस्टेंट है कट कर सकते हैं, कोई और टर्म को कट मत करना, कांस्टेंट को आप कट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच वाई माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा एच वाई स्क्वेयर अपॉन ई आई डी एस, वेट अ मिनट, एच वाई स्क्वेयर अपॉन ई आई, और इस माइनस वाई का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एम वाई अपॉन ई आई, और टोटल को मल्टीप्लाई करना है आपको डी एस से। ये ई आई को मैंने इनके बीच में, इनके नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड करके ऑलरेडी अलग से लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो पहले इस ई आई को ऐसे साथ में लिखो, फिर बाद में अलग अलग कर लो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप होशियार बच्चे हैं तो समझ गए होंगे इतना करके। अब आप इन टर्म्स को अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़े से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद हो तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, एच वाई स्क्वायर ई आई डी एस माइनस एम वाई ई आई डी एस 0 टू एल। इंडिविजुअल टर्म्स का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हो, या तो कंबाइन कर लो या फिर इंडिविजुअल टर्म्स का भी कर सकते हो। 12th के अंदर हम पढ़ते हैं, अगर नहीं पता तो रिवाइज कर लो 12th के मैथ्स, थोड़ी थोड़ी आपको गेट के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है वहां पर काम आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल टर्म बन के क्या आ गई, ये वाली, और इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। अब बाकी सब एक बार इरेज कर दूं, ना बैक करके आप लिख लेना पोस्ट करके आराम से, या साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, कि एक बार नोट्स बन के दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ओके, ठीक है। वैसे मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, एक और टेक्निक थी, इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था ऐसे स्विच करके, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी हम भी, ठीक है। अब देखो, ओके, पेन का ऑप्शन हम बंद करना भूल गए, 0 टू एल एच वाई स्क्वेयर ई आई डी एस, ये माइनस वाली टर्म है पूरा उधर लेकर जा रहा हूं, 0 टू एल एम वाई अपॉन ई आई डी एस, ठीक है। थोड़ा और सोल्व किया, h को बाहर निकाला, क्योंकि h की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और h एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए मैं h को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। h की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, h कांस्टेंट आएगा। y सेक्शन टू सेक्शन चेंज हो सकता है, यहाँ y अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, जिसके लिए हमारे को इक्वेशन भी दी होती है 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स, एक्स के साथ में y चेंज होता रहता है, लेकिन ये मेरा h है जो वो कांस्टेंट रहेगा, m भी चेंज होगा, ठीक है। m टोटल जो मोमेंट है ना वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट है v है वो कांस्टेंट है मेरा। तो h को रखा इधर, बाहर निकाला 0 टू l, बाकी टर्म अंदर y स्क्वायर अपॉन ई आई डी एस इक्वल में चल रहा है मेरा 0 टू l एम वाई अपॉन ई आई मल्टीप्लाई बाय डी एस। h को रखा इधर, बाकी सब टर्म को अदर साइड लेकर चले गए, तो 0 टू l एम आई एम वाई डी एस अपॉन ई आई, अपॉन में क्या हो जाएगा 0 टू एल वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई है ना आपके पास, ये फाइनल इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसकी मदद से बेसिकली उस रिडंडेंट एच की वैल्यू निकाल लोगे। और आपको पता है जैसे ही रिडंडेंट एच की वैल्यू पता लगी, आप बेंडिंग मोमेंट, रेडियल शियर वगैरह सब निकाल लोगे इजीली, क्योंकि और कुछ तो बचा ही नहीं। अब यही तो हमारे पास एक रिडंडेंट था एक्स्ट्रा, इसकी वैल्यू भी निकाली, तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी वैल्यूज हैं, बेंडिंग मोमेंट है, सब आप इजीली इवेल्युएट कर दोगे।
लेकिन एक यहाँ पर अगेन दिक्कत आती है कि अरे हम इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करें कैसे, ये ds की वैल्यू कहां से निकाल कर लाएं, इस i की वैल्यू कहां से निकाल कर लाएं। e तो चलो हमें बोल देगा, ई तो हमें थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट बोल देगा, क्योंकि ई मटेरियल प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, ई क्या है, मेरी मटेरियल प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं यहां पर, ई यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना तो अब याद हो ही गया होगा, अगर इतना नहीं है तो बेटा पहले सोम पढ़ो, इतनी अब स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा एडवांस होगी, नहीं समझ आएगी। ई है मेरा यंग्स मॉडुलस विच इज माई मटीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन आई क्या है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी, जो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ऊपर डिपेंड करेगी, जिसे आप सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कह देते हैं कुछ जगह। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा, mm की पावर 4 रहती है इसकी यूनिट। ठीक है, और क्यों रहती है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, क्यों रहता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलो, अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे ये ds नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी m की टर्म आने वाली है vax, ठीक है, y भी रहने वाला है मेरा 4h/l² x इंटू l माइनस एक्स, वो भी x का फंक्शन है। मेरा जो मोमेंट है जो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से आ रहा है, वो भी किसका फंक्शन है, मेरा x का फंक्शन है। तो ds से काम तो नहीं चलेगा, मुझे ds की जगह x कुछ लाना पड़ेगा। तो यहां देखो, थोड़ा सा नोटिस करना आप, आपको याद है पिछली बार इस तरह से मैंने एक सेक्शन लिया था 3 हिंज आर्च में भी, x डिस्टेंस के ऊपर क्या ले लेते हैं, सेक्शन। अब आपको क्या करना है, सेक्शन का वेरिएशन हो रहा है ना, वो इतना तेजी से नहीं होता, तो ds आने वाला है, ds की जगह हम क्या ले लेते हैं, उसको ds को लीनियर मान लेते हैं। ये अजम्पशन है हमारा कि यहाँ पर ds लीनियर हो जाता है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा सामने वाला, वो क्या हो जाएगा, dy। एक बहुत छोटा फ्रेगमेंट लिया जाता है, पूरा आर्च नहीं लिया गया, इस आर्च का भी छोटा फ्रेगमेंट है, जिसे मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके बताया। ठीक है, इतना सा फ्रेगमेंट लिया ds, ठीक है, इतना इतना सा ds लिया, इसको क्या कर दिया मैंने, एनलार्ज करके बता दिया। शुरू शुरू में हमने किया था ना एक बार एनलार्ज, तो ये हो गया मेरा ds। इसका एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट dy, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx। एंगल बनता है थीटा, ये देखो एंगल क्या बनता है, थीटा, क्योंकि थीटा बहुत कम वेरिएशन से हो रहा है। और उसके साथ में ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, dx के, और ds sin थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, dy के। इतना समझ गए। तो मेरे पास एक टर्म मेरे पास क्या आ गया, ds cos थीटा बराबर क्या आ गया, ds के इक्वल हो जाता है यहाँ पर। तो बाकी सब चीजों को हटा रहा हूं मैं एक बार। मेरे को ये ऊपर वाले टर्म साइन थीटा वाले का कोई काम नहीं, मेरे को सिर्फ यही चाहिए था, ds cos थीटा। ओके, देयर वाज समवन एट द डोर, सो आई हैड टू पिक दैट वन। चलिए, तो हम कहाँ थे, हमने टर्म निकाल ली थी हमारी ds। ये होता है जब कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, भूल जाते हैं क्या करवा रहे थे। तो dx क्या था, ds का कोस कंपोनेंट था मेरे पास, dx क्या था मेरा, ds का कोस कंपोनेंट था, dx इक्वल टू ds साइन थीटा। तो अब यहाँ पर मुझे ds को अगर रिप्लेस करना है तो वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन कोस थीटा, या बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ ds का सेकेंड कंपोनेंट dx सेक थीटा। अब एक तो आप ds को डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर कैच क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जो कि हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता रहा हूं यहां पर मैं। द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया यानी कि आई वेरीज एज सेकेंड ऑफ स्लोप ऑफ रिब एक्सिस। द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया वेरीज एज सेकेंड ऑफ स्लोप ऑफ रिब एक्सिस, यानी कि मोमेंट ऑफ एरिया जो मेरा आई रहने वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेरीज एज सेकेंड। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी इस तरह से दिया होता है कि आई जो मेरा मोमेंट ऑफ एरिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये वेरी करता है किसी फंक्शन के सेक थीटा के फंक्शन में। ठीक है, जो हमने निकाला था ना, ये आर्च रहता है, किसी भी सेक्शन के ऊपर थीटा आ जाएगा, थीटा जो dy बाई डी एक्स करके इस पूरी टर्म का dy बाई डी एक्स करना है, 4h बाई एक्स एल स्क्वेयर एक्स इंटू एल माइनस एक्स, इस पूरी टर्म का dy बाई डी एक्स करोगे थीटा आ जाएगा। ठीक है, आपके पास मतलब टेन थीटा आएगा, टेन थीटा से सेक थीटा निकाल लेना, वो इतना वरी करने वाली बात नहीं। तो किसी का ये सेकंड फंक्शन होगा। अब सेक फंक्शन किसका होगा,
एक हमारे पास टर्म रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट, और ये जो आई नोट होता है ना, ये रहता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? बिकॉज ये मोमेंट ऑफ एरिया निकाला जाता है, मेरा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू माय, दिस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू माय न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको पता है एक ही वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आई नोट एक ही आएगी, उसके ये सेक फंक्शन के रूप में चेंज होता रहता है। तो आई इक्वल्स टू आई नोट सेक थीटा। आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा, नहीं भी दिया हुआ तो अज्यूम कर लेना, क्योंकि इसी के फंक्शन में वेरी होते हैं। हालांकि मोस्टली आपको इस तरह से क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास आई क्या फंक्शन लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल्स टू आई नोट सेक थीटा। तो मेरे पास इस जो पूरी इक्वेशन है इसके अंदर इन दो टर्म्स को रिप्लेस करना है, एक तो ds को, दूसरा i को रिप्लेस करना है। तो चलिए करते हैं अब रिप्लेस इन्हें, ठीक है। i की जगह देखो आप क्या लिखोगे, नीचे लिख देता हूं मैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा मेरा, my dx sec थीटा, कोस थीटा लिखने वाला था मैं, my ds sec थीटा अपॉन e i नोट sec थीटा, ठीक है, 0 से l के लिए, और उसके बाद 0 टू l वाई स्क्वायर डी एक्स सेक थीटा अपॉन में ई आई नोट सेक थीटा, ठीक है। ये टर्म बन गई, सेक थीटा से सेक थीटा कट, सेक थीटा से सेक थीटा कट। उसके बाद ई और आई मटेरियल प्रॉपर्टी पूरे मटेरियल के लिए सेम रहने वाले, कट कर सकते हो। आई नोट मोमेंट ऑफ, जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ हमारे पास एरिया रहेगा, मैक्सिमम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो आप उसे, उसकी वैल्यू न्यूट्रल एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही आएगी, ठीक है। तो इन सब टर्म्स को कट करने के बाद मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है, लेट मी इरेज दिस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू 0 टू l my dx, ठीक है, अपॉन में 0 टू l y स्क्वायर dx। तो इस वजह से आप ज्यादातर जो इक्वेशन देखोगे ना, अगर आप कोई हैंडबुक वगैरह देखते हो, हैंडबुक यानी कि वो बुक जिसमें सिर्फ फॉर्मुलेज होते हैं, तो अगर आप वो देखते हो तो उसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो ds था, तो dx कैसे आ गया, तो कैसे आता है dx हमारा इन टर्म्स की वजह से, यहाँ पर पूरा रिप्लेस करके कि dx की जगह d और ds की जगह dx अपॉन में cos थीटा रखना है, यानी कि dx cos थीटा रखना है। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बताना है कि सेकंड फंक्शन में चेंज हो रहा है, सेक में चेंज हो रहा है, सबको आपको हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको इन टर्म्स को ही यूज करना है। अब आपके पास देखो कुछ नहीं बचा, m तो क्या होता है मेरा vx, तो इसका आपको मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन करना आता है x की पावर 1 का, ठीक है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना आता है, नहीं आता तो सीखो जाकर। y का भी करना आ जाएगा, y का कैसे कर दो, क्योंकि y मेरा पूरा किसका फंक्शन है, x का, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। y बताओ मेरा किसका फंक्शन है, x का, जो कि था 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। तो इसका आप नहीं इंटीग्रेशन कर सकते x के फंक्शन में, x बचा इधर, x बचा, इनका इंटीग्रेशन ही तो करना है, ये भी कर लोगे आप। तो अल्टीमेटली मेरे पास सब कुछ x के टर्म में आ गया, ठीक है, सब कुछ x के टर्म में आ गया, dx के साथ उसका इंटीग्रेशन करना है 0 से l लेंथ में। 0 से l लेंथ का मतलब है कि अगर पूरे स्पैन पर यूनिफॉर्म लोडिंग है, यूडीएल वगैरह, तब तो 0 टू l चलेगा। लेकिन जैसे ही लोडिंग चेंज होती है, जैसे पॉइंट लोड आ गया, मोमेंट आ गया, कहीं पर आपने कपल प्रोवाइड करा दिया, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेक्शन अलग लेना पड़ेगा। मान लो आपके पास 10 मीटर की टोटल स्पैन है, स्पैन कितना है आपके पास, टोटल 10 मीटर, इस तरह से ये आपका बना हुआ है 2 हिंज आर्च। इस 2 हिंज आर्च में लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर की सपोर्ट पर आपके पास क्या लगा हुआ है, इधर से एक यूनिट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऊपर वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म में तो चेंज होगा नहीं, ऊपर वाले भी टर्म में चेंज होगा। 0 से 2 मीटर के लिए अलग my की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, और 2 मीटर से 10 मीटर के लिए अलग my की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। दोनों की इक्वेशन लिख के एडिशन करके यहाँ लिखोगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आपके पास सिंपली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वैल्यू आते हैं आपको बेंडिंग मोमेंट वगैरह सब निकाल लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चों अपना 2 हिंज आर्च का डेरिवेशन। तो होप सो आपको समझ आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत रहती है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करो, ठीक है। कोई भी इसमें ज्यादा माथा लगाने वाली जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो सिंपल मैथ्स है, 11th-12th वाली, अभी तो हायर मैथमेटिक्स में तो गए नहीं, 11th-12th वाली मैथ्स है, इतनी तो आती है हमें ऑलरेडी, और नहीं आती तो थोड़ा सा बेटा उसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।